नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में 4 किसानों ने की आत्महत्या। सिंधिया और हार्दिक पटेल को मंदसौर जाने से रोका। हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस नेताओं पर मामला दर्ज। दार्जिलिंग में बंद के दौरान कई जगहों पर पथराव और झड़पें। केंद्र ने भेजे 600 जवान। बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में विचार शुरू। अमित शाह की पार्टी नेताओं से मुलाकात। विपक्ष कल करेगा नामों पर विचार। विजय माल्या को ब्रिटिश कोर्ट में राहत। प्रत्यर्पण मामले में 4 दिसंबर तक मिली जमानत। 6 जुलाई को अगली सुनवाई। खुद को बताया बेकसूर। बांग्लादेश में भारी बारिश के बाद धंसी जमीन। 53 लोगों की मौत। राहत और बचाव के लिए उतरी सेना। और आइए देखते हैं पहली खबर। बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने से शुरू हुआ आंदोलन अब हिंसक होता जा रहा है। बंद के दूसरे दिन कई जगहों पर प्रदर्शन हुए। दार्जिलिंग में हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। केंद्र ने 600 जवान दार्जिलिंग भेजे हैं। इनमें 200 महिलाएं हैं। केंद्र ने बंगाल सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। बंद दुकानें, गश्त लगाती पुलिस की गाड़ियां और सड़क पर इक्के दुक्के लोग। दार्जिलिंग की ये तस्वीरें वहां के हालात बयां कर रही हैं। बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने से शुरू हुआ आंदोलन इन दिनों अलग गोरखालैंड की मांग तक पहुंच गया है। और कलिम्पोंग समेत आसपास के कई इलाकों में आज प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाले। ये जीटीए क्षेत्र जितना है सब जगह में रैली निकल रहा है। ये कंटिन्यू रैली रहेगा। ये रोकने वाला नहीं है। अब जब तक गोरखालैंड नहीं होगा तब तक चलते रहेगा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की तरफ से बंद के ऐलान के दूसरे दिन दार्जिलिंग में कई जगह प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की तरफ पथराव किया तो हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज का सहारा लिया। दार्जिलिंग में एहतियातन अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। आप लोग खुद देख रहे हैं, ठीक है, अभी कंट्रोल में है। एक चीज बताइए सर, जो प्रोटेस्ट से लाठी चार्ज जो हुआ वाज इट अनप्रोवोक्ड? अभी सिचुएशन कंट्रोल में है। सिचुएशन ठीक है। कहीं पर लोग बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका जो तैनात बल है वो बिल्कुल सही तरीके से उनका निपटान कर रही है। दार्जिलिंग में फंसे सैलानियों में डर का माहौल है। उन्हें जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पा रही। बेमियादी बंद के चलते कई पर्यटक दार्जिलिंग छोड़कर जाने लगे हैं। सब छोटा लड़का है, वो उसका लिए जो जल और दूध भी नहीं इसने ले सकता। तो ये करके तो हमारा कोई मालूम नहीं है जो ये धीरे धीरे दार्जिलिंग माने जो पर्यटक आ रहा है वो भी नहीं आएगा। हम लोग गया था टाइगर हिल घूमने, फिर आया, अभी ड्राइवर बोल रहा है जल्दी कीजिए नहीं तो सब बंद हो जाएगा, आप लोग घर में नहीं जा सकेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी चला आया घूम के। तो क्या बहुत प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर आके। पर्यटक से लदी कई गाड़ियों को कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने दार्जिलिंग से बाहर छोड़ा। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कहना है कि केंद्र की तरफ से ठोस आश्वासन मिले बगैर वो आंदोलन खत्म नहीं करेगा। गोरखालैंड का पुराना मुद्दा एक बार फिर जोर शोर से उठने लगा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि वो हालात पर नजर टिकाए हुए हैं, लेकिन अब तक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पूरे मामले में कोई रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास नहीं पहुंची है। पश्चिम बंगाल सरकार का दावा है कि हालत तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। सरकार ये आरोप लगा रही है कि कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस अहम मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी साहब हैं। गौतम जी, स्वागत है आपका। गौतम जी, जिस तरीके से पूरा मामला भाषा एक सब्जेक्ट को लेकर विकल्प के विषय के तौर पर शुरू हुआ और अब जाकर वो एक अलग गोरखालैंड की बात पर आकर फिलहाल ऐसा लगता है कि यहाँ पर टिका हुआ है आके, क्या राज्य सरकार जिस तरीके से टैकल कर रही है, ज़रूरत थी, वहाँ कुछ गलती हो रही है या गलती हुई है? देखिए, भाषा निश्चित तौर पे कि बड़ा सेंसिटिव सब्जेक्ट है,
जैसे बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि बांग्ला हर जगह पे पढ़ाना कंपलसरी है स्कूल में, और स्कूल में खास तौर पे, लेकिन बाद में वो क्लैरिफिकेशन भी दिया गया, वो एक ऑप्शनल भी हाँ, है, optional जो language ऑप्शनल लैंग्वेज है, क्योंकि 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारा देश में चलता है। बात भाषा मुझे लग रहा है ये एक बहाना है। एक्चुअली दोनों पार्टियां, तृणमूल कांग्रेस और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, आपको देखना है कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड है कि अगला जुलाई महीने में इसका टर्म खत्म होने वाला है, ये चुनाव आ रहा है। कुछ ही दिन पहले म्यूनिसिपैलिटी चुनाव हुआ है। पहली बार बंगाल में एक प्लेन्स का समतल नीचे जो दक्षिण बंगाल का जो पार्टी पहली बार पहाड़ में एक म्यूनिसिपैलिटी कब्जा किया, ये कभी नहीं हुआ है। तो वहाँ धीरे धीरे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जो पकड़ था, शायद उसको तृणमूल कांग्रेस पॉलिटिकली इस्तेमाल कर रहा है, उनका प्रभाव भी वो बढ़ाना चाहते हैं। बाकी जगह पे दार्जिलिंग, कार्शियांग, अब देखेंगे कालिम्पोंग, हर जगह पे तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। तो ये पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस के लिए बिमल गुरुंग साहब सोच रहे हैं कि ये थ्रेट बनने जा रहा है बिमल तृणमूल कांग्रेस। तो इसलिए अभी ये चुनाव का पहले वो अपना वोट बैंक, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को कंसोलिडेट करने के लिए एक ही मुद्दा उनके पास है, वो है गोरखालैंड। क्योंकि गोरखालैंड जो एग्रीमेंट हुआ था, गोरखालैंड जो काउंसिल बना, उस काउंसिल में तीनों पार्टी है, बंगाल सरकार है, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, केंद्र सरकार भी है। तो इसलिए ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट के तहत एग्रीमेंट हुआ था कि एक ऑटोनॉमस काउंसिल होगा, कोई स्टेट नहीं होगा। लेकिन उनको एक क्लॉज के अंदर एक लिखा गया था, अगर जरूरत पड़े तो हम इसको विचार कर सकते हैं, वो एक क्लॉज में है। तो वही बहाना अभी बिमल गुरुंग ले रहे हैं, ताकि उसको लगेगा कि ये जो एक सेंसिटिव इशू है, बंगाली लैंग्वेज का जो सेंसिटिविटी है, उसको रोकने के लिए उन्होंने गोरखालैंड का एक मुद्दे को फिर से एक हवा दिया। वो मुद्दा वहाँ पे है, ये कोई नकार नहीं सकता है। जनमानस के बीच में अगर एक वैकल्पिक विषय से लड़ाई को गोरखालैंड तक वहाँ का संगठन ले जाता है, तो फिर इससे तो नुकसान सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को होगा, और मुख्यमंत्री क्या इसे नहीं समझ पा रही है इसको टैकल करने के लिए। क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हालात बिगड़ते जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, आप देखें वो लगातार ऐसा लग रहा है कि जो मोर्चा है उसकी पकड़ मजबूत हो रही है, लोग उसके ऐलान पर अब सड़कों पर उतर रहे हैं, बंद का आह्वान में शामिल हो रहे हैं। नहीं, बात यह है कि टैकल कैसे किया, ये एक सेंसिटिव एरिया है, ये सिर्फ एक हिल स्टेशन टूरिस्ट सेंटर भी नहीं है, भारत के सुरक्षा के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इस जगह पे शांति कायम रखना बहुत ही जरूरी है। इसको जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं कि चिकन नेक कहा जाता है। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट का है, दूसरी तरफ नेपाल और भूटान, खास तौर पे चाइना एक तरफ है। इस जगह के लिए बहुत ही सेंसिटिव ढंग से काम करना चाहिए सबको। बट ये एक चीज़ तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी तो चाहेंगे अपना प्रभाव विस्तार। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जो था वो आज नहीं है, वो पार्टी से बहुत सारे लीडर बाहर आ चुके हैं। कुछ इंडिपेंडेंट पार्टी, हरका बहादुर क्षेत्र एक इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया है, उनका पार्टी से निकल के पुराना गोरखा लीडर, महिला लीडर शांता छेत्री, उनको ममता ने राज्यसभा नॉमिनेशन दिया। तो ममता भी वहाँ पे उनका पॉलिटिकल, जैसे सारे बंगाल में बाकी जो नेशनल पार्टीज है वो धीरे धीरे तो उसका मार्जिनलाइजेशन हो चुका है, कांग्रेस और खास तौर पे वामपंथी। इसके लिए लड़ाई एक साथ हो रहा है भाजपा के साथ साथ तृणमूल कांग्रेस। भाजपा का एलाई है गोरखा, भाजपा भी बंगाल में कोशिश कर रहा है कैसे उसका प्रभाव आगे बढ़ाएंगे। उसको रोकने के लिए ममता ने बंगाली सेंटिमेंटल इशू उठाया था, ताकि जो हिंदुत्ववादी जो पॉलिटिक्स हो रहा था उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने ये लाया था। लेकिन इसका असर दार्जिलिंग में दूसरा हो गया है। तो ये अभी जो है सेंट्रल, बट इट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू, इसलिए केंद्रीय सरकार को चाहिए। आज सुना है कि होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय इसके ऊपर बोला है कि हम नज़र रखे हुए हैं, रिपोर्ट मांगी गई है, रिपोर्ट का अध्ययन, रिपोर्ट तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। बट ये है कि क्योंकि भाजपा जो सेंटर में रूलिंग पार्टी है, उनका एलाई है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, इसलिए उनके अभी तीनों पक्ष को बुला के एक बात करना चाहिए। कहीं पे कोई गलती हो गया होगा, तीनों बातचीत करके इसको सुलझा सकते हैं। इसलिए इसके साथ कोई सिर्फ पुलिस एक्शन से इसका समाधान नहीं होगा, राजनीतिक तौर पर इसका समाधान निकालना पड़ेगा और केंद्र को इसमें आगे आना चाहिए। आप कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम साहब इस पूरी मसले पर चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। और ये थी पहली खबर, छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर।
17 जुलाई को देश में राष्ट्रपति चुनाव। उम्मीदवारों को लेकर सरगर्मियां तेज। कौन होगा देश का 14वां राष्ट्रपति? देखिए देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मध्य प्रदेश में कर्ज के बोझ के चलते 3 और किसानों ने खुदकुशी कर ली है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि अभी किसानों की आत्महत्या की वजह की जांच हो रही है। इधर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और हार्दिक पटेल को प्रशासन ने मंदसौर जाने से रोका। साथ ही हिंसा भड़काने के आरोप में कांग्रेस विधायक समेत कई लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंदसौर जाकर गोलीबारी में मारे गए किसानों के परिजनों से मंगलवार को मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके काफिले को जिला प्रशासन ने रतलाम जिले के ढोडर टोल नाके पर रोक लिया। पर्दाफाश हम करके रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और 144 लगाए तो मैंने पुलिस को कहा है मैं अकेले जाऊंगा। कौन रोक सकता है अगर एक इंसान अकेले जाना चाहता है? ये हिटलर शाही है कि क्या है? वहीं गुजरात के पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल भी मंदसौर जाने के लिए निकले, लेकिन नीमच में पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। को हम यहाँ से इंदौर जा रहे हैं और ये लोग किसी भी शिवराज मामा के आदेश पर अरेस्ट करने का कहा है, लेकिन देखेंगे, हम इंदौर जरूर जाएंगे, किसानों से मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को मंदसौर में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। शिवपुरी में कांग्रेस विधायक शकुंतला खटीक और नेता वीनस गोयल के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। उन पर पुलिस स्टेशन में हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप है। हिंसा भड़काने में या हिंसा करने में जिन लोगों को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई हो रही है। जो भी तथ्य हैं, जो भी उनको कहना है, वो न्यायिक जांच में कहें। उस न्यायिक जांच की जो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार कार्रवाई करेगी। आंदोलन के बीच मध्य प्रदेश में किसानों की खुदकुशी का सिलसिला भी जारी है। राज्य में एक ही दिन विदिशा, होशंगाबाद और सीहोर जिले में 3 किसानों ने मौत को गले लगा लिया। कर्ज था, कुछ बैंक का था, कुछ गांव के था। बैंक का लगभग मतलब 4 लाख के समथिंग, गाँव में देना था 2-1 लाख। और मूंग फसल कुछ हुई नहीं है, सब सूख गई थी। झारखंड और महाराष्ट्र से भी किसानों की आत्महत्या की खबरें हैं। 1 जून को आंदोलन शुरू होने के बाद से मध्य प्रदेश में 4 और महाराष्ट्र में 11 किसानों की आत्महत्या करने की खबर है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए प्रदेश के 31 लाख किसानों को बुआई के लिए आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। इसके तहत किसानों को 10,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इंतजार के बाद आई शांति के बाद अब मंदसौर में नेता आने लगे हैं। ऐसे में प्रशासन को जहां एक तरफ नेताओं से जूझना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्यापार नहीं कर रहे मंडी में बैठे व्यापारियों के साथ तालमेल बिठाना पड़ रहा है। ऐसे में किसानों को एक बार फिर से डर सता रहा है कि कहीं इस सब के बीच उनके मुद्दे एक बार फिर अनसुलझे न रह जाएं। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और सीधे रुक करेंगे मंदसौर, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण। रविंद्र, जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं का मंदसौर जाने का सिलसिला तेज हो चला है और ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि जो किसान वहां पर अपनी मांगों को लेकर, अपने दर्द को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन्हें उम्मीद इनसे कुछ है या फिर इनके आने से कहीं उनके रास्ते के रोड़े बढ़ सकते हैं? जी देखिए कविंद्र, जिस तरीके से अब धीरे धीरे यहाँ शांति वापस आना शुरू हुई है, तो सबसे पहली आमदगी जो है वो नेताओं ने शुरू की है। प्रशासन को दोहरे स्तर पर इनके साथ जो दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है कि एक तरफ तो शांति बहाली के लिए लगातार कोशिश करते हुए नेताओं को रोकना पड़ रहा है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और किसी तरह की अप्रिय घटना दोबारा यहाँ ना घटे। साथ साथ जिस तरीके से सरकार के आदेश आए हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं, करीब 265 मंडियाँ पूरे मध्य प्रदेश में हैं जो किसानों का सामान खरीदती हैं, उनमें एक किस्म से यहाँ हड़ताल चल रही है। और तमाम व्यापारी नेताओं का कहना है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री के आदेश आए हैं विशेष तौर पर कि किसी भी मंडी के व्यापारी को समर्थन मूल्य से अगर कम
कीमत पर किसी किसान से सामान खरीदते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। ऐसी स्थिति में यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि ये संभव नहीं है कि वो व्यापार कर सके, क्योंकि केंद्र सरकार के जो नियम हैं वो इससे ठीक उलट हैं। केंद्र सरकार का नियम है कि 10% जो है 10,000 से ज्यादा किसी को कैश मुहैया नहीं कराया जा सकता, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा है कि 50% रकम कैश में देना पड़ेगी किसान को। तो इस तरह की समस्याएं हैं, कई फ्रंट पे चुनौतियां हैं फिलहाल सरकार के सामने। इस बीच नेताओं का आना जारी है और कल मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर पहुंचेंगे और जितने भी लोग यहाँ पे मारे गए हैं पुलिस की गोलीबारी में उनको व्यक्तिगत तौर पर उनके परिवार से मिलकर के चेक जो है जो घोषणा की गई है वो दिया जाएगा। नेताओं का जो खासतौर पे कांग्रेस पार्टी लगातार ये हमले कर रही है कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन फिलहाल अभी तक जो घटना के लिए जिम्मेदार जिनको माना जा रहा है, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों या वहां पर कर्मचारी हों, उनके खिलाफ फिलहाल कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ नामजद मामले दर्ज हुए हैं। इस वजह से सरकार की कहीं ना कहीं कथनी और करने में साफ अंतर दिखाई पड़ रहा है। ये तमाम दावे यहाँ पर जो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे उन्होंने किए। इस बीच लगातार किसानों की मांग, जो किसान संगठन है वो लगातार यही कहते रहे हैं कि ये नेताओं के आवागमन से उनको सीधे तौर पर किसी तरह का लाभ नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो मांग है वो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो पहले ही बता चुके हैं। इस बीच अगर कुछ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की तरफ से कोई घोषणा हो जिसको अमली जामा भी पहनाया जाए तो शायद उनको कुछ लाभ होगा। कर्ज जहां तक है, कर्ज की माफी की जो बात की जा रही है, इंतजार किसानों का है। शिवराज सिंह वहां पर मुलाकात करेंगे कल और किसान इस उम्मीद में है कि शायद वहां पर जो उनकी मांगे थी उसे लेकर कोई बड़ा ऐलान हो और अमल में उस कदम को लाया जाए। शुक्रिया रविंद्र वहां से हमें ताज़ा अपडेट देने के लिए। उधर बीजेपी में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आज वेंकैया नायडू से मुलाकात की। बीजेपी ने इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से भी बातचीत की बात कही है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में विचार विमर्श शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। बीजेपी का कहना है कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर आम सहमति बनाने के लिए सभी पार्टियों के साथ बातचीत करेगी। हम आने वाले दिनों में आपस में हम तीनों मिलके अलग अलग पार्टियों से बात करेंगे, सबसे मिलेंगे, सबसे चर्चा करेंगे, सबका मदद जुटाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। अमित शाह ने सहयोगी और विपक्षी दलों से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बातचीत के लिए अरुण जेटली, राजनाथ सिंह और एम वेंकैया नायडू की कमेटी बनाई है। राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति और उम्मीदवार पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों की बुधवार को बैठक होनी है। इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी और वाम दलों समेत कई दल शामिल होंगे। विपक्ष पहले ही कह चुका है कि सरकार की ओर से इसकी पहल होनी चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 17 जुलाई को चुनाव होना है। इसके लिए अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर आज ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने विजय माल्या के वकील ने कहा कि भारत ने पर्याप्त सबूत नहीं दिए हैं। वहीं अभियोजन पक्ष ने कहा कि भारत उनके साथ मिलकर काम कर रहा है और वो सभी दस्तावेज और सबूत मुहैया कराएंगे। सुनवाई के बाद माल्या को कोर्ट ने 4 दिसंबर तक की जमानत दे दी। मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। सुनवाई से पहले कोर्ट के बाहर माल्या ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। माल्या ने कहा कि उनके पास कोर्ट में मामलों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए 3 जुलाई को राज्यों के गृह मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर की स्थिति, सीमा पर आतंकवाद और नक्सली हिंसा जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। एनडीए सरकार के दौरान गृह मंत्रियों की ये पहली बैठक है। यूपीए सरकार के दौरान आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों की बैठक होती थी, लेकिन पिछले 3 साल में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। केंद्र सरकार का कहना है कि वो लोगों के खान पान की आदतों पर नियंत्रण करने के पक्ष में नहीं है। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि पशु क्रूरता निरोधक नियम 2017 सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक बनाया गया है, तो वहीं विपक्ष इस कानून के विरोध में केंद्र सरकार की आलोचना कर रहा है। मेघालय विधानसभा ने सोमवार को इस कानून के विरोध में एक प्रस्ताव भी पारित किया। पशु क्रूरता निरोधक नियम 2017 पर विवाद शांत नहीं हो रहा। कई राज्यों और संगठनों की तरफ से उठे सवाल के बाद केंद्र सरकार ने इस पर सफाई पेश की है।
पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन का दावा है कि इस कानून का मकसद न तो किसी के खान पान में बदलाव लाना है और न ही पशुधन व्यापार को प्रभावित करना। खाने पीने की आदतों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभावित करने के संदर्भ में नहीं है। ये रूल्स किसी भी प्रकार से जो स्लॉटरिंग से जुड़ा हुआ व्यवसाय है उसको प्रभावित करने के लिए नहीं है। विपक्ष का दावा है कि केंद्र सरकार ऐसे कानूनों के जरिए देश में विविधता को खत्म कर रही है। विपक्ष इसे राज्य सरकार के अधिकारों पर हमला मान रहा है। Who should what should eat, what should not eat, it should not be the agenda of the central government. They should leave it to the state government. They should leave it to the regional people. It is their choice. ये तो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। इससे स्पष्ट होता है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स के अधिकारों के ऊपर पूरे तौर पर हमला करके थोपने का प्रयास किया है, वहाँ मेघालय ने भी अभी आवाज़ उठा दी और कहा यह गलत है। पहले केरला सरकार ने किया है। सोमवार को मेघालय विधानसभा में पशु क्रूरता निरोधक नियम 2017 के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि बीफ बैन उनकी संस्कृति के खिलाफ है। These rules in the present form will severely hamper the socio-economic, cultural and religious rights of the people of the state. Therefore, we have passed the resolution. इससे चंद रोज पहले केरल सरकार ने भी इस कानून के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। पशु हाट से वध के लिए मवेशियों की खरीद बिक्री पर रोक का कई राज्यों में विरोध जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बजट सत्र से ठीक पहले पंजाब सरकार ने स्थानीय निकायों में महिला रिजर्वेशन की सीमा बढ़ाकर 50% कर दी है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कैबिनेट ने फैसला लिया। पंचायती राज निकायों और शहरी स्थानीय निकायों में पहले 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था थी। पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का ये प्रमुख चुनावी वादा भी था। बजट सत्र से इससे जुड़ा विधेयक पेश किया जाएगा और सरकार का दावा है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है। हरियाणा में मंगलवार को रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल रही, जिससे करीब 5000 बसें डिपो से नहीं निकल सकी। इससे छात्रों और महिलाओं को खासी दिक्कत हुई। बसों के न चलने से सुबह कर्मचारी भी समय पर ऑफिस नहीं पहुंच सके। पिछले 2 महीने में रोडवेज कर्मचारियों की चौथी हड़ताल है। कर्मचारियों ने बस स्टैंड पर धरना दिया। वो नई निजी परिवहन नीति रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने 13 अप्रैल को ये नीति रद्द करने का भरोसा भी दिया था। कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार ने वादा पूरा नहीं किया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मिजोरम के लुंगलेई जिले में भारी बारिश के चलते आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग अभी लापता हैं। 350 घर जलमग्न हो गए, जबकि कई इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव का काम जोर शोर से जारी है। मिजोरम को असम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 54 जगह जगह से टूट गया। भूस्खलन के चलते फिलहाल यहां यातायात ठप है। बांग्लादेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। बारिश के बाद भूस्खलन में 53 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में दबाव की वजह से सोमवार को मूसलाधार बारिश हुई, जिसमें ढाका और चटगांव शहरों में बाढ़ आ गई। सबसे ज़्यादा मौत रंगाबाटी में हुई है। यहाँ 36 लोगों की जान चली गई। चटगांव में भी 11 लोगों के मरने की खबर है, जिसमें महिलाएं, बच्चे और 2 सेना के अधिकारी शामिल हैं। 2 लोग लापता हैं। भारी बारिश और बाढ़ से मकान पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं और बाढ़ से निपटने के लिए 2 टीमें बनाई गई हैं जो राहत और बचाव का काम कर रही हैं। पनामा ने ताइवान से कूटनीतिक रिश्ते तोड़ लिए हैं, साथ ही उसने चीन से रिश्ते जोड़ लिए हैं। मंगलवार को दोनों देशों ने साझा घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। पनामा ने कहा कि वो एक चीन की नीति को मानता है और ताइवान को चीन का हिस्सा मानता है। ताइवान ने इस पर गुस्सा और अफसोस जताया है। अब ताइवान के महज 20 देशों से ही कूटनीतिक रिश्ते हैं। पनामा में चीन एक कंटेनर पोर्ट बना रहा है, साथ ही प्राकृतिक गैस भंडारों में भी निवेश कर रहा है। जर्मनी के म्यूनिख शहर में मंगलवार सुबह गोलीबारी में कई लोग घायल हो गए, जिनमें एक महिला पुलिसकर्मी शामिल है, जिसकी हालत नाजुक है। पुलिस ने गोलीबारी के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया। गोलीबारी एक रेलवे स्टेशन पर हुई। पुलिस ने वारदात के पीछे राजनीतिक या धार्मिक वजहों से इनकार किया है। पुलिस मानती है कि गोलीबारी
वक्त सुबह पुलिस की एक जांच के दौरान हुई थी और फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल नमस्कार।